प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि हम सभी बीस सानी द्वारा रचित तमस उपन्यास का रसास्वादन कर रहे थे, तो आइए उसी कड़ी में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस कमेटी थी। कांग्रेस कमेटी ने सामाजिक कार्य के लिए आह्वान किया है। तामीरी काम अजय जो कमेटी है जगह जगह गाँव में, मोहल्लों में, शहरों में जाएगी और वहाँ पर साफ सफाई का काम करेगी। चूँकि इस काम की सभी को सूचना नहीं दी गई है, इसी बात पर वहाँ पार्टी के कुछ लोगों के बीच में बातचीत हुई है। आइए देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद से परिदृश्य बदलता है। जैसा कि आपने देखा इसके पहले वाले भाग में जो नत्थू चमार है, उसे मुराद अली ने सुअर को मारने की कवायद दी थी और उसने सुअर मारा भी। और उसी का परिदृश्य पुनः दूसरा दृश्य दिखाया गया। आइए विचार करते हैं संवाद क्या है। गली में कदम रखते ही नत्थू ने चैन की सांस ली। गली में अंधेरा था, जबकि सड़कों पर अंधेरा छटने लगा था। नत्थू जल्दी गलियों का जाल लांघकर अपने डेरे पर पहुंच जाना चाहता था। उस बदबू भरी कोठरी में से निकलकर उसने खुली हवा में चैन की सांस ली। जिस बात उसकी रात बीती थी उसकी तुलना में अधजगी गलियों में उसे शांत का भास हुआ। बाईं ओर उसे औरतों के धीमे धीमे बतियाने और चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ आई। उसने पास से गुजरते हुए देखा। नल के किनारे दो तीन औरतें अपने अपने घड़े सामने रखे बैठी बतिया रही थीं। नल में अभी पानी नहीं आया था। नत्थू को यह भी भला लगा मतलब अगर पानी आ गया होता तो बहुत सारी औरतें आ जाती, इसलिए पानी नहीं आया था तो ये चीज़ अच्छी लगी। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसके पैर को ठोकर लगी। उसे लगा जैसे उसके पाँव से टकराकर कोई चीज़ बिखर गई है। फिर वह समझ गया और समझते ही उसका शरीर झंझना उठा। एक घर के सामने कोई औरत टोना कर गई थी। कुछ थिगलियों में लिपटे कंकड़ और गुंधे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ी की कपचियाँ थीं। कोई बदनसीब औरत अपना क्लेश किसी दूसरे के घर पर डालने के लिए टोना कर गई थी। नत्थू ने इसे अपने लिए अपशगुन समझा। ऐसी रात बिताने के बाद टोने पर पैर आ जाने पर गहरी खीज उठी और दूसरे ही क्षण वह संभल गया। साथियों, जैसे आप किसी कोई काम से आ रहे हैं और अचानक आपको कोई ऐसी डरावनी चीज़ मिल जाए तो फिर आपको थोड़ा खींच उठती है। तो जो टोना टक्का होता है वो भी डरावना ही होता है और बताया जाता है इसके नांगने से ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो वैसे ही उसे भी समझ में आ रहा। पर ये टोने बच्चों पर से ग्रह टालने के लिए किए जाते हैं। जबकि नत्थू के कोई औलाद नहीं थी। वह आश्वस्त था, फिर आगे बढ़ गया। इस गली को वह भली भांति पहचानता था। जहाँ से वह गली में दाखिल हुआ था वहाँ कुछ दूरी तक मुसलमानों के घर थे, एक दो धोबियों के, कुछ कसाईयों के, जो गली के बाहर छोटी सी सड़क के किनारे गोश्त की दुकानें लगाते थे। यहीं पर महमूद हमाम वाला भी रहता था। आगे चलकर कुछ घर हिंदुओं और सिखों के पड़ते थे और गली के आगे छोर तक पहुँचते पहुँचते फिर मुसलमान सिखों के घर शुरू हो जाते थे। एक घर के अंदर से गुजरते हुए उसे अंदर से किसी बूढ़े की आवाज़ आई, या अल्लाह, कुल दी खैर, कुल दा भला। बूढ़ा जागकर सभी के कुल की दुआ कर रहा था। फिर उसके खंखारने और अंगड़ाई लेकर उठने की आवाज़ आई। लोग जाग रहे थे। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि उसका दायां पैर फिर किसी लसलसी चीज़ में जा धंसा। वह गिरते गिरते बचा। साथ ही गोबर की तीखी गंध आई। उसने खींचकर पैर निकाला तो अध टूटा घड़ा लुढ़क गया। साथ ही वह समझ गया और जहाँ पहले उसके मुंह में से गंदी गाली निकलने जा रही थी, वहाँ एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर खेल गई। टोने का अपशगुन इस ठोकर ने
जैसे धो पोंछ डाला हो। कुछ दिन से तपिश बढ़ रही थी और आसमान में छींटा नहीं पड़ा था। जब कभी छींटा पड़ने में देर हो जाती तो मोहल्लों में मनसरे लड़के टूटे गड़े से गोबर और गाय घोड़े का मूत्र इकट्ठा करके किसी मुंजी के घर की जोड़ी में फेंक आते थे। इसे बारिश बुलाने का शगुन माना जाता था। नत्थू आगे बढ़ गया। गली पार करने पर वह कुछ उजाले में आ गया। यहाँ से तांगा हाँकने वाले गाड़ी वालों का मोहल्ला शुरू हो जाता था। सड़क पर पहुँच जाने पर भी दृश्य बहुत कुछ बदला नहीं था, केवल यहाँ उजाला हो चला था। सड़क किनारे 2-3 तांगे खड़े थे, जिनके बम आसमान की ओर उठे हुए मानो सबके लिए दुआ मांग रहे हों। लंबी दीवार के सामने खड़ा एक गाड़ीवान अपने घोड़े को खरहरा कर रहा था। खरहरा करने का मतलब क्या है कि उसके पास जो भी चारा पानी होता है वो सब करता है और वहाँ से जो गोबर वोबर हटाने का काम है वो कर रहा था। पास में बैठी 2 औरतें गोबर की थापियाँ बना बनाकर अभी से मिट्टी की दीवार पर लगा रही थीं। सड़क के बीचों बीच एक घोड़ा अपने आप अकेला ही सहज स्वाभाविक गति से चहलकदमी कर रहा था। प्रातः काल के शांत सुहावने समय में जगह जगह हल्की हल्की जीवन की गति अंगड़ाइयाँ ले रही थीं। नत्थू को लगा जैसे वह टहलने निकला है। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे या पहचाने, और साथ ही साथ उसके मन की अपनी बड़बड़ाहट बहुत कुछ दूर हो चुकी थी और वह स्वयं चहलकदमी सी करता हुआ एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहा था। नत्थू एक संकरी गली में दाखिल हो गया और कुछ दूर जाकर दाएं हाथ को एक दूसरी गली में मुड़ गया, जो बल खाती हुई उत्तर की ओर चली गई थी। थोड़ी दूर जाने पर उसके कानों में किसी गान मंडली की आवाज़ पड़ी, वैसे ही जैसे कुछ देर पहले फकीर के गाने की आवाज़ आई थी। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था कि दूर सामने वाली गली के मोड़ पर उसने गाने वालों की आवाज़ अधिक स्पष्ट और ऊंची सुनाई देने लगी। नत्थू समझ गया था कि यह कोई प्रभात फेरी की मंडली होगी। उन दिनों शहर में कुछ ज़्यादा ही जलसे जुलूस नज़र आने लगे थे। नत्थू की समझ में कुछ भी साफ नहीं था, पर वह हवा में नारे थे। उन्हें वह बहुत दिनों से सुनता आ रहा था। यह गान मंडली कांग्रेस वालों की जान पड़ती थी, क्योंकि मंडली के आगे आगे कोई आदमी तिरंगा झंडा उठाए आ रहा था। जब मंडली नज़दीक पहुंची तो नत्थू एक ओर को गली की दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। चूँकि नत्थू नहीं चाहता है कि उसे गली के लोग पहचाने या मंडली के लोग पहचाने, इसलिए वो किनारे खड़ा हो जाता है। मंडली गीत गाती हुई सामने से गुजरने लगी। उसने देखा 8-10 लोग थे। 2-1 के सिर पर कांग्रेस सफ़ेद गांधी टोपी थी, कुछ के सिर पर फैज़ टोपी थी। 2-1 सरदार भी थे, उम्रसीदा लोग भी थे और जवान भी। उसके पास से गुजरने पर एक आदमी ने ऊंची आवाज़ में नारा लगाया, कौमी नारा, वंदे मातरम, बोल भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। इसके बाद सहसा केवल क्षण भर की चुप्पी के बाद कुछ ही दूरी पर जहाँ एक और गली इन गली को काट गई थी, एक और नारा उठा, पाकिस्तान डॉट डॉट, समझ रहे हैं ना? फिर पाकिस्तान है ना, फिर वही डॉट डॉट, समझ जाइए आप। कायदे आज़म जिंदाबाद है ना, कायदे आज़म डॉट डॉट, समझ रहे हैं? नत्थू ने झट से मुड़कर देखा। 3 आदमी गली के मोड़ पर से सहसा प्रकट हो गए थे और नारे लगाने लगे थे। नत्थू को लगा जैसे गली के बीचों बीच खड़े वे गान मंडली का रास्ता रोके खड़े हैं। इन 3 आदमियों में से एक के सिर पर रूमी टोपी थी और आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा था। वह आदमी गली के बीचों बीच खड़ा मंडली को ललकारता हुआ
सब बोल रहा था कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसके साथ मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं है। इसका जवाब मंडली की ओर से एक बड़ी उम्र के आदमी ने दिया, कांग्रेस सबकी जमात है, हिंदुओं की, सिखों की, मुसलमानों की। आप अच्छी तरह जानते हैं महमूद साहिब, आप भी पहले हमारे साथ ही थे। और उस वयोवृद्ध ने आगे बढ़कर रोमी टोपी वाले आदमी को बाहों में भर लिया। मंडली में से कुछ लोग हंसने लगे। रोमी टोपी वाले ने अपने को बाहों में से अलग करते हुए कहा, यह सब हिंदुओं की चालाकी है। बख्शी जी, हम सब जानते हैं, आप चाहें जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है। कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती। दोनों मंडलियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। लोग बतिया भी रहे थे और एक दूसरे पर चिल्ला भी रहे थे। वयोवृद्ध कांग्रेसी कह रहा था, वह देख लो, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। वह अजीम सामने खड़ा है, अजीज सामने खड़ा है, हकीम जी खड़े हैं। अजीज़ और हकीम हिंदुओं के कुत्ते हैं। हमें हिंदुओं से नफरत नहीं, इनके कुत्तों से नफरत है। उसने इतने गुस्से से कहा कि कांग्रेस मंडली के दोनों मुसलमान खिसिया गए। मौलाना आज़ाद क्या हिंदू हैं या मुसलमान? क्वेश्चन मार्क। वयोवृद्ध ने कहा, वह तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। मौलाना आज़ाद हिंदुओं का सबसे बड़ा कुत्ता है, गांधी के पीछे दुम हिलाता फिरता है, जैसे ये कुत्ते आपके पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। इस पर वयोवृद्ध बड़े धीरज से बोले, आज़ादी सबके लिए है, सारे हिंदुस्तान के लिए है। हिंदुस्तान की आज़ादी हिंदुओं के लिए होगी। आज़ाद पाकिस्तान में ही मुसलमान आज़ाद होंगे। तभी गान मंडली में एक दुबला पतला सरदार, मैले कुचैले कपड़े पहने और बगल में बेत दाबे हुए आगे बढ़ाया और चिल्लाकर बोला, पाकिस्तान मेरी लाश पर, है ना। शांत हो गया। चुप ओए चुप, किसी ने उसे चुप कराने को कहा। नत्थू को भी उसकी तीखी खरस आवाज़ सुनकर अटपटा लगा था। लोगों को हंसता देखकर उसने समझ लिया कि यह कोई सनकी आदमी होगा, पर वह बोले जा रहा था, गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान उनकी लाश पर बनेगा, मैं भी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। लोग फिर हंसने लगे। गुस्सा थूक दे जर्नैल, बस बस जर्नैल, कभी चुप भी रहा कर, बख्शी जी ने कहा। इस पर जर्नैल बिगड़ उठा, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। मैं नेताजी सुभाष बोस की फौज का आदमी हूँ, मैं सबको जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ। लोग हंसने लगे। पर जब गान मंडली आगे बढ़ने लगी तो रूमी टोपी वाले ने रास्ता रोक लिया। आप इधर से मत जाइए, यह मुसलमानों का मोहल्ला है। क्यों? वयोवृद्ध बोला, आप सारे शहर में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, कोई आपको रोकता है? और हम तो सिर्फ हुब्बुल वतनी के गीत गा रहे हैं। इस पर रूमी टोपी वाला कुछ पिघल सा गया, पर बोला, आप लोग जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन हम इन कुत्तों को तो अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देंगे। किन्हें कुत्ता कह रहा है ना, कि जो कांग्रेस की कमेटी है उसमें जो लोग मुस्लिम लोग हैं, वो कांग्रेस कमेटी में शामिल हैं, उन्हें वो कुत्ता कह रहा है। कौन? जो रूमी टोपी वाला व्यक्ति है। और उसने फिर दोनों बाह फैला दी, मानो गली का रास्ता फिर से रोक रहा है। तभी नत्थू ने देखा, रूमी टोपी वाले से थोड़ा हटकर पीछे की ओर मुराद अली खड़ा था। उसे देखते ही नत्थू का सारा शरीर झंझना उठा। यह कहाँ से पहुँच गया है? नत्थू दीवार के साथ साथ सरकता हुआ गान मंडली के पीछे हो गया। मुराद अली ने कहीं देख तो नहीं लिया, गान मंडली के सदस्यों के पीछे खड़ा वह सचमुच छिप सा गया था। यहाँ से उसे मुराद अली भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर स्तब्ध सा खड़ा रहने के बाद उसने सिर टेढ़ा करके देखा, मुराद अली वहीं पर खड़ा था और दूर से बहस में उलझे लोगों की बातें सुन रहा था। तो इस प्रकार से जो लीगी जमात है और कांग्रेसी टीम है, उनके बीच वार्तालाप होता है।